नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब जगह जगह विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। हालांकि भाजपा आलाकमान बागियों के डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है। सबसे ज्यादा रामगढ़, झुंझुनू, दौसा और देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बगावती सुर उठे हैं। रामगढ़ उम्मीदवार सुखवत सिंह के विरोध में बगावत तेज हो गई है। वहीं कई पार्टी पदाधिकारियों ने इस्तीफे सौंप दिए हैं। राजस्थान उपचुनाव से सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी में टिकटों के वितरण के बाद विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। अब कांग्रेस खेमे में टिकट से पहले ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर मुस्लिम न्याय मंच अल्पसंख्यक को टिकट देने की मांग कर रहा है। कांग्रेस नेता और मदरसा बोर्ड अध्यक्ष एमडी चौबदार अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस वॉर रूम के बाहर प्रदर्शन में पहुंच गए हैं। तो एक तरफ जहां बीजेपी को लेकर टिकट वितरण को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर अब कांग्रेस में भी विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आखिर क्या कुछ मामला है? कांग्रेस की बैठक चल रही है और वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ से खबरें यह भी निकल कर आ रही हैं कि जो कांग्रेस का गुट है उसके अंदर भी कई तरह की कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए, राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की 6 नामों की सूची जारी 2 दिन पहले ही कर दी है। कांग्रेस का ये विजन था कि पहले भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान करे, उसके बाद कांग्रेस इन पर चर्चा करने वाली है। ये बात गोविंद सिंह डोटासरा ने पहले ही कर दी थी और इसी दौरान आज कांग्रेस के बारूम में बैठकों का दौर शुरू हुआ, जहां पर कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा जयपुर पहुंचे, जहां पर पूर्व चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और टीकाराम समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। हालांकि इस बैठक की खास बात ये रही कि जिन सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार सांसद बने हैं, उन के तमाम सांसद इस बैठक में शामिल हुए। उनसे राय मशवरा लिया गया कि उस सीट पर उनके मुकाबले जो दिग्गज नेता है वो कौन से थे, जिनको जनता अपना नेता चुन सकती है। इसे लेकर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, इसके बाद अब कांग्रेस उस जाजम पर तैयार हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इन प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस का किस तरीके का विजन होगा। और हालांकि इतनी ही मुश्किलें कांग्रेस के सामने नहीं है। जहां आरएलपी पार्टी, जहां हनुमान बेनीवाल की पार्टी चंसर विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो कांग्रेस के सामने चुनौती है, क्या वो गठबंधन करे या फिर उन्हीं के साथ मिलकर अलग से चुनाव लड़े। और दूसरी ओर राजकुमार राउत की जो पार्टी है वो भी 84 विधानसभा सीट से अकेले लड़ने का दम भर रही है। इस पर भी कांग्रेस मंथन कर रही है कि क्या इन दोनों सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा या उन पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी। और इन प्रत्याशियों की सूची को आज इस बैठक में नाम चयनित करके आलाकमान तक भेजा जाएगा, जहां पर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की आज कांग्रेस की बैठक है। उस बैठक में चर्चा की जाएगी कि राजस्थान से जो प्रत्याशी आने वाले हैं उनमें उनकी सूची किस तरीके है, जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद उस पर मॉनिटरिंग करेंगी। उसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो उस पर हरी झंडी दिखाकर राजस्थान को जो प्रत्याशी है वो उनके लिए चुनाव करके भेजेंगे। लेकिन मुश्किलें जो है वो दोनों ही पार्टियों के लिए भीतर घात की है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के अंदर जो डैमेज है वो कार्यकर्ताओं और उनके प्रत्याशियों में नाराजगी को लेकर है। हर सीट पर 1-1, 2-2 प्रत्याशी जो अपने लिए वोट, अपने लिए टिकट मांग रहे थे, वो कहीं ना कहीं नाराजगी जताते हुए नजर आए। राजस्थान में उन तमाम सीटों पर विद्रोह देखने को मिला है, जहां पर पार्टी की ओर से पहले टिकट की घोषणा की मांग की गई और उसके बाद जहां कैंडिडेट्स ने पूरी तैयारी कर ली, अपने फॉर्म जमा कर लिए, नामांकन की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। इसके नाराजगी खासतौर पर मुख्यमंत्री जयपुर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। जिम्मेदारी दी गई है तमाम विधायकों, मंत्रियों को। इसके बाद प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल राजस्थान में ही है। उसके बाद मुख्यमंत्री अब बारीकी से जो माइक्रो मैनेजमेंट हरियाणा में किया था, उस मैनेजमेंट के आधार पर राजस्थान में जीत की गणित बैठाने की
कुलदीप, और यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है क्योंकि झुंझुनू सीट पर सतीश पुनिया की दावेदारी देखी जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि उनको टिकट मिल सकता है, लेकिन उनको नहीं मिला। देखिए, सतीश पूनिया हारे हुए कैंडिडेट है। हाल ही के हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने भारी मतों से उन्होंने शिकस्त मिली थी और इसके बाद सतीश पूनिया के लिए अगर इस तरीके की जिम्मेदारी दी जाती तो उनके लिए उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़ा संकट खड़ा हो सकता था, क्योंकि अगर इस बार वो चुनाव हार जाते और क्योंकि जाट वोट बैंक वहां पर सक्रिय था, लेकिन सतीश पूनिया की जिम्मेदारी हरियाणा चुनाव जीतने के बाद ये माना गया कि उनका कद काफी बढ़ गया और विधानसभा चुनाव उन्होंने खुद ही नकार दिया कि इस विधानसभा चुनाव के अंदर वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर वहां से पार्टी की मजबूती नहीं होती या किसी भी वजह से उनको हार मिलती तो आगामी चुनाव को लेकर शायद पार्टी उनको साइडलाइन करने की तैयारी में थी। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि झुंझुनू से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनका ना तो वो कार्यक्षेत्र है, हालांकि वो जाट जरूर है लेकिन जाट वोट बैंक झुंझुनू में दोनों तरफा है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की और भी है। एक मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है जो कांग्रेस से खासतौर पर नाराज है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि वो लगातार उनकी ये मांग है कि वो उनको पार्टी अनदेखा कर रही है और बीजेपी से भी उनकी शिकायतें हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार देखना होगा कि जो झुंझुनू की सीट है उस पर जाटों के अलावा मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ अपना झुकाव रखता है। उसके बाद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इस बार जो फैक्टर सीटों पे निकल के आ रहा है, क्योंकि 7 सीटों पर चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2-3 सीट भी जीत पाती है तो उसके लिए सरप्लस है और ये पार्टी अच्छे से जानती है कि हरियाणा चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं बूस्टर बीजेपी को जरूर मिला है। इसका फायदा उनके चुनाव में जीतने को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बिल्कुल कुलदीप, और अभी खबरें ये भी सामने आ रही हैं देवली उनियारा में भी अभी कल हो सकता है कि जो उनके प्रत्याशी हैं बीजेपी के उनका नामांकन हो जाए, और लेकिन भजनलाल की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, वो खुद रोड शो के दौरान नामांकन करवाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो उनके प्रत्याशी अभी तक घोषित हुए नहीं है, तो उनकी तैयारी आखिर कैसी रहेंगी? देखिए, देवली उनियारा सीट को लेकर हमेशा से संशय रहा, क्योंकि एक और जब कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट की सूची जारी करेगी तो जहां पर गुर्जर बाहुल्य और मीणा बाहुल्य ये क्षेत्र रहा है, जोड़ीलाल मीणा की अच्छी पकड़ रही है, हरीश मीणा जो अभी सांसद बने हैं उनकी भी अच्छी पकड़ है, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को उतारने के लिए बीजेपी ने काफी जोर आजमाइश की। उसके बाद एक गुर्जर जो कैंडिडेट्स है उस पर ये चुनाव इस बार जीतने की कोशिश दायर की गई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस सीट को लेकर काफी मताबची है, क्योंकि कांग्रेस के पास जो कैंडिडेट की सूची है उसमें जिताऊ कैंडिडेट ना के बराबर है, लेकिन फिर भी पार्टी कोशिश कर रही है कि उन तमाम उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस पार्टी तरीके से जारी करे जिसमें जिताऊ कैंडिडेट्स को उतारा जाए। हालांकि आज हमने देखा कि वॉर रूम में आज कांग्रेस की बैठक शुरू हुई। बैठक से पहले ही दौसा की एक युवा नौजवान ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनकी जो कार्यशैली है, उनके लिए पार्टी का जो समर्पण है, उसे देखते हुए उनको देवली उनियारा से टिकट दिया जाए। हालांकि इस टिकट को लेकर, इस बंटवारे को लेकर पार्टी आलाकमान ही तय करेगा कि आखिरकार किनको चुनाव के लिए टिकट देना है, लेकिन राजस्थान से जो सूची जाने वाली है मोस्ट प्रोबेबली ये माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के चुने हुए चेहरे ही इस बार चलने वाले हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां काफी ज्यादा है। इस बार हरियाणा चुनाव में हार के बाद अशोक गहलोत के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है। अब राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दोनों नेताओं को मिली है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान फैक्टर एक बड़ा असर है, जहां पर इसमें क्योंकि सबसे पहले बाई इलेक्शन राजस्थान में होने वाले और यहाँ पर अगर पार्टी जीत पाती है तो कहीं ना कहीं दोनों ही नेताओं का कद बढ़ने का इसमें सिलसिला जारी है। बिल्कुल कुलदीप, और शुरू से ही अनुमान लगाए जा रहे थे क्योंकि हरियाणा की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी गई थी, लेकिन हरियाणा में जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा उसका प्रभाव जरूर उपचुनाव में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अभी जिस हिसाब से फैक्टर बताए जा रहे थे कि सचिन फैक्टर हो सकता है यहाँ पर कामयाब हो जाए, और कुछ सीटें ऐसी हैं जो सचिन के नाम से हो सकता है वहां पर कांग्रेस को काफी ज्यादा हिदायत मिल सकती है, काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। तो क्या अब की बार अशोक गहलोत से ज्यादा सचिन को यहाँ पर कांग्रेस आगे लेकर चलेगी? देखिए, दोनों नेता पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर के तौर पर देखे जाते हैं और कांग्रेस में दोनों पार्टी में हमने देखा कि जब सरकार थी राजस्थान में, कांग्रेस की लंबे 5 साल सरकार रही और दोनों नेताओं की अदावत हमने देखी किस तरीके से वो किसी भी मुद्दे को लेकर एक दूसरे के विरोधी दिखाई दिए। और मानेसर घटना हमसे छुपी हुई नहीं है और न अशोक गहलोत की होटल्स की वो घटना हमसे छुपी है, जहां पर 2-2 महीने तक विधायकों को बाड़ाबंदी में रखा गया। और तो इसी घटनाक्रम को लेकर ना आलाकमान से बातें छुपी है। जब 4 साल सरकार को हो गए, 5 साल सरकार के में दिल्ली से एक डेलीगेट्स आते हैं और वो शांति धारीवाल यहाँ पर पीठ थपथपाते हुए अपने कार्यकर्ताओं की कहते हैं कि आलाकमान या अशोक गहलोत ही है।
तो राजस्थान में दोनों नेताओं की अपनी अपनी एक लीडरशिप है, लेकिन सचिन पायलट युवा नेता है और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि दौसा उनका गृह जिला है और दौसा से उनके पिताजी और उनकी माताजी दोनों ने चुनाव लड़ा, दोनों सांसद रहे, खुद भी वहां से सांसद का चुनाव जीत कर आए हैं। और वहां पर जो गुर्जर बाहुल क्षेत्र है, देवली उनियारा हो, दौसा हो, चाहे हम सोलंबर क्षेत्र की बात करें, रामगढ़ बात करें, तो इन तमाम सीटों पर काफी वर्चस्व सचिन पायलट का देखा जा सकता है। जहां ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो महीने पहले राज्य सरकार के साथ हुए समझौतों की शर्तों की पालना नहीं होने के विरोध में पूरे राजस्थान के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर 2 दिन से हड़ताल पर हैं। इसमें जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने वार्ड, ओपीडी, इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर सभी जगह काम का बहिष्कार कर दिया है। इस हड़ताल के चलते मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ओपीडी में मरीजों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो वहीं लोगों ने एसआई भर्ती को समाप्त करने की भी मांग की है। लोगों का एक ग्रुप पेपर लीक वाली इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग करने में लगा है। वहीं दूसरी ओर अपना करियर दांव पर लगाकर मेरिट से इस परीक्षा को क्रैक करने वाले अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा को लंदन दौरे से आ गए हैं, उन्हें इस परीक्षा पर अब फैसला लेना होगा। आज शहीद स्मारक पर लोगों ने प्रदर्शन किया, वे परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उदयपुर जिले के आदिवासी अचल के घाटा ग्राम पंचायत में मौसमी बीमारी का कहर जारी है। ताजा घटना में एक और मासूम की मौत हो गई है, जिससे अब तक कुल 17 मौत हो चुकी हैं। ग्राम पंचायत में मौसमी बीमारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफी ज्यादा भयभीत हैं। इस गंभीर स्थिति पर सरपंच निकाराम गरासिया ने प्रशासन को जानकारी दी है। इसके बाद चिकित्सा विभाग हरकत में आया और घाटा ग्राम पंचायत की 4 फलों में चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। कोटड़ा से भी चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, जो घर घर जाकर मरीजों का इलाज कर रही है। वहीं अब तक 400 से अधिक मरीजों का उपचार किया जा चुका है। आपको बता दें कि आदिवासी क्षेत्र में सरकारी चिकित्सा व्यवस्था के बदहाल के कारण यहां बड़ी तादाद में झोलाछाप डॉक्टर आदिवासी समाज के लोगों का इलाज करते हैं। जो सूचना है वो परसों चिकित्सा विभाग को प्राप्त हुई थी। उसके बाद चिकित्सा विभाग पूरा मुस्तैद है। इसमें जो है डीसीएमओ साहब को भी तुरंत निर्देश दिए गए हैं और पूरे ब्लॉक में जो है इन्होंने 4 जो फले हैं घाटा पंचायत के, उन चारों फलों में जो है अलग अलग टीम बनाकर घर घर सर्वे कराने के उनको निर्देश दिए गए हैं, जो कल से कार्य प्रारंभ भी हो चुका है। इसमें जो मृत्यु की सूचना मिली है उसमें पिछले माह के पहले से भी जो मिला के आज दिनांक तक की टोटल मृत्यु आ रही है उसका वेरिफिकेशन भी घर घर जाके कराया जा रहा है। उसमें प्रत्येक घर में प्रत्येक मेंबर स्पेशली बच्चों को उसमें टीम बना के जो सर्वे कर रहे हैं, जिसमें आशा, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं चिकित्सा अधिकारी प्रभारी जो हैं उनको अलग से लगाया है, जो इसकी मॉनिटरिंग उनके द्वारा रेगुलर की जा रही है। तो विभाग पूरा मुस्तैद है, इसकी पूरी निगरानी रखी जा रही है और तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाई जा रही है और ये जो है आने वाले दिनों तक भी ये कार्य निरंतर यहाँ पे जारी रहने वाला है। सर, इसके लिए ऑलरेडी डीसीएमओ साहब को निर्देश दे दिए हैं और टीम बना दी गई है। इन पे जैसे ही सूचना जो है उनसे लेके और इन पे कार्रवाई की जाएगी।
जालौर जिला मुख्यालय पर सोमवार दोपहर को अचानक तेज मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी पड़ रही थी और आसमान में बादल भी छाए हुए थे। रविवार को मांडवाला गांव में भी छींट-फूट बारिश हुई थी, जहां बारिश के चलते शहर सहित अन्य क्षेत्रों में कुछ हद तक तापमान में गिरावट आई है। वहीं फसलें भी बहुत प्रभावित होंगी। ज्यादातर फसलों में नुकसान होने की संभावना है। हालांकि जब आरडी और जीरे की बुवाई के लिए यह बारिश फायदेमंद हो सकती है, वहीं डॉक्टर्स और कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस बेमौसम बरसात से तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से मच्छरों की तादाद में इजाफा होगा, जिससे मौसमी बीमारियां, डेंगू तथा वायरल बुखार फैल सकते हैं। खबर कोटपुतली से है, जहां स्कूल बस सड़क के खड्डे में फंस गई, जिसके बाद बच्चों ने चीख पुकार मच गई। बता दें कि सीवरेज निर्माण के काम के चलते सड़कों का हाल बेहाल है। सड़क समेत पोर्ट्स इलाकों की सड़कों खड्डे बने हुए हैं। राहगीरों को आए दिन परेशानी हो रही है। प्रशासन ने भी चुप्पी साध रखी है। हालांकि बच्चों को कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई। कोटपुतली बहरौर जिले की पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने लद्दाख में शहीद हुए पुलिस जवानों के नाम लेते हुए उन्हें याद किया। पुलिस जवानों ने पुलिस शहीदों को 3 राउंड फायर करते हुए शोक सलामी दी। एसपी राजन दुष्यंत ने कहा कि पुलिस शहीद दिवस पर 1969 में लद्दाख में शहीद हुए 216 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई है। पुलिस शहीद दिवस पर पुलिस लाइन में वृक्षारोपण भी किया गया। राजस्थान में कोटा शहर के नाता इलाके में ट्रेनिंग ग्राउंड के नजदीक एक निजी बस की स्कूल पलटने का मामला सामने आया है। इस हादसे में बस में सवार एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 से 5 बच्चों को ज्यादा चोट लग चुकी है। वहीं अन्य बच्चों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। उपचार के लिए बच्चों को निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मौके स्थल पर पहुंचे अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों ने इन बच्चों को तुरंत बाहर निकाला और अधिकांश बच्चों को सकुशल बाहर निकाला। इस दौरान कुछ बच्चे लहूलुहान हालत में बाहर निकाले गए, जिन्हें ज्यादा चोट लगी। अभी हमें सूचना मिली थी कि कोई बस पलट गई, तो उसमें स्कूल के बच्चे थे। तो हमारे पास 6 बच्चे आए, तो सभी ठीक है। और एक के मतलब सिर में चमड़ी में कट लगा हुआ है, बाकी तो ठीक है, उसके स्टिच कर रहे हैं। और ठीक है, क्या हालात है? नहीं, अभी जो 6 बच्चे एक के ही है चोट, बाकी के कोहनी में रगड़ है और बाकी ठीक है। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, कुछ पता लगा क्या? नहीं, ये मेरे को आइडिया नहीं है। ये कहा था कुनारी साइड नाम था में कोई बस पलटी हुई है, तो वो आएंगे, तो हम रेडी थे और जैसे आए हमने सारा ठीक कर दिया, हमारा जो हमसे रिलेटेड जो काम था। बाकी पंचायती राज में गांवों के विकास के लिए आ रहे सरकारी धन किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, इसका उदाहरण तीतरवासा ग्राम पंचायत में देखने को मिल रहा है। इस ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने 60-70 हजार रुपए में लगने वाले हेडपंप के 3,70,000 रुपए उठाए और हेडपंप भी नहीं लगाए। ग्राम पंचायत के गांव बीरियाखेड़ी में ग्राम पंचायत की ओर से बजट सत्र 2022 और 23 के दौरान वहां आश्रम के सामने हेडपंप लगाया गया था, जिस पर ग्राम पंचायत ने 3,71,700 रुपए खर्च किए, लेकिन मौके पर आश्रम के आसपास कोई हेडपंप नहीं मिला। इस बस्ती के लोगों ने बताया कि यहाँ कोई हेडपंप गत सालों से नहीं लगा है। इसके पास ही एसटी समाज की बस्ती है। इस बस्ती में भी वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,16,939 रुपए के हेडपंप लगाने पर खर्च किए गए थे, लेकिन बस्ती में कोई भी हेडपंप नहीं है। सीसी वाला रोड है, तो ये जाता है सरकारी नई आबादी है, तो यहाँ आबादी तक ये खत्म है। और ऊपर सरकारी कुआं है, वहाँ तक तो कोई इंटरलॉकिंग ही नहीं है। और जगन्नाथ जी का मकान इधर है, गांव के अंदर है, तो ये तो मेन रोड से जुड़ा हुआ है, पहले से ही जुड़ा हुआ है। और जगन्नाथ जी मेघवाल का घर तो अंदर है मकान, तो ये तो पूरा पुराना सिस्टम है। और ये जो नायडू जी आए तो उसके बाद का सिस्टम है ना, तो इसमें तो है ना ये नई आबादी तक जा रहा, ये सीसी वाला रोड। और उसका आगे तो है ना आबादी से सरकारी कुएं तक तो कुछ भी नहीं।
राजसमंद जिले का नेशनल हाईवे इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन गलत कारणों से। यहां के हाईवे पर मौजूद ब्रिज और खड्डे आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही के कारण हाईवे पर बड़े हादसे होने का खतरा मंडरा रहा है। लालबाग की बनास पुलिया पर एक विशाल खड्डा हाईवे के बीचों बीच बना हुआ है। इस खड्डे से लोहे के सरिये भी निकले हुए हैं, जो किसी भी समय किसी भी वाहन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ट्रक, बस, मोटरसाइकिल आदि वाहनों के चालकों को इस खड्डे से गुजरते समय अपनी गति धीमी करनी पड़ती है, जिससे यातायात बाधित होता है। कई बार तो वाहनों के टायर इस खड्डे में फंस जाते हैं, जिससे बड़े हादसे होने की आशंका बनी रहती है। यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि जहां एक और सरकार सड़कों के रखरखाव पर लाखों रुपये खर्च करती है, तो वहीं दूसरी ओर राजसमंद के NH हाईवे की हालत इतनी खराब है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हाईवे पर सबसे महंगा टोल प्लाजा टोल टैक्स भी वसूला जाता है। इसके बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं की जा रही। अब प्रश्न उठता है कि अगर इस हाईवे पर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। वहीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल भी मिला और ओम बिरला ने उनसे मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। पूरे राजस्थान में आज पुलिस शहीद दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर जयपुर में राजस्थान पुलिस एकेडमी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। RPA स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर परेड का आयोजन किया गया। वहीं RPA में होने वाले कार्यक्रम के बाद पुलिस स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। DGP ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं कार्यक्रम में पिछले 1 साल के दौरान शहीद हुए देश भर के पुलिस अधिकारी और पुलिस कार्मिकों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पुलिस शहीद दिवस कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन किया गया है। जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टरों पर हो रहे हमले को लेकर सरकार से कानून बनाने की मांग को लेकर पहले भी सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार ने किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया, जिसकी वजह से अब रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतर आए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से जोधपुर के प्रमुख अस्पताल मथुरा दास माथुर अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मथुरा दास माथुर अस्पताल के अधीक्षक नवीन किशोरिया ने भी इस बात को माना है कि रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल पर जाने की वजह से व्यवस्थाएं खराब हैं, जिससे असुविधा हो रही है और मरीजों को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर उपचुनाव की जंग अब तेज हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर 24 अक्टूबर को अपना नामांकन करेंगे। उनियारा में रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में नामांकन भरा जाएगा। नामांकन से पहले बीजेपी बड़ी आम सभा कर सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नामांकन के दौरान रैली में शामिल होंगे। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, हीरालाल नागर समेत करीब 8 विधायक नामांकन सभा में शामिल होंगे। नामांकन सभा को लेकर जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता तैयारियों में जुटे हुए हैं। उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया। शहर के बालक विद्यालय के मुख्य गेट के सामने वोटर वर्कर्स की दीवार के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। साई गिरोह ने सबको देखा तो तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंचे ASI कालू राम ने बताया कि मृतक की पहचान अजीत उर्फ जीत के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 22 से 25 वर्ष है।
उदयपुरवाटी कस्बे के जयपुर रोड पर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी ने अस्पताल के फुली ऑटोमेटिक मशीन का शुभारंभ किया। भामाशाह नितेश सैनी की ओर से अस्पताल को भेंट की गई है। वहीं अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का भी परिसर में शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के गरबेलिया घाटी पर ट्रैक्टर असंतुलित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती किया, जिसके बाद चालक को प्राथमिक उपचार देने के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।